भाग 5 तेरी मेरी मोहब्बत। पिछले 4 भाग आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। चेतन दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है सुमित से। कुछ देर के बाद सुमित दरवाज़ा खोलता है। कियारा को उसके कमरे में देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। तुम सुमित के कमरे में क्या कर रही हो? इस समय सृष्टि ने कियारा से पूछा। सुमित ने, यह अपने ही घर में क्या गुल खिला रहे हो तुम दोनों? सुरेंद्र ने भी चीखे। डैड, वो सुमित ने बताने की कोशिश की। बस चुप कर, ये हमारे ही लाड प्यार ने तेरी परवरिश और संस्कारों में कमी रख दी थी जो तूने आज। वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा सिला दिया तूने। मेरी ही पीठ पीछे मेरी ही पत्नी के साथ। चेतन भी बौखलाया। भैया मेरी बात सुनो प्लीज। सुमित अपने भाई के ऐसे व्यवहार के कारण नर्वस हो जाता है। अब तू भी कुछ बोलेगी या जुबान को लकवा मार गया है तेरी? क्या यही संस्कार दिए हैं तेरी माँ बाप ने तुझे? सृष्टि कियारा से बोली। शट अप यू नॉनसेंस। कियारा चिल्लाई और उंगली दिखाते हुए सृष्टि को बोली। मेरे माँ बाप और मेरे संस्कारों पर जाने से पहले अपने सुपुत्र के संस्कारों पर गौर कीजिए। पहले तुम देखो उसको, तुमने क्या संस्कार दिए हैं? क्या यही संस्कार दिए हैं कि अपनी वाइफ को इग्नोर करते रहो? यही संस्कार दिए हैं तूने की? ए लड़की, जुबान संभाल कर बात कर। बड़ों से बोलने से पहले तहजीब नहीं है क्या तुझ में? सुरेंद्र गुस्साए। आप तो चुप ही कीजिए। जब पूरी बात का पता ना हो तो चुप रहना ही बेहतर होता है, कियारा का जवाब था। लो, इसे कहते हैं उल्टा चोर। कोतवाले डांटे। तू ये बता पहले कि अपना कमरा छोड़कर इस कमरे में सुमित के साथ इस वक्त क्या कर रही थी? सृष्टि ने पूछा। तुम्हारे घर की इज्जत बचाने की कोशिश। मतलब? कियारा चेतन को घूरती है। इस नामर्द की वजह से आपके घर की इज्जत नीलाम होने जा रही थी, तो मैंने सुमित के साथ मिलकर इसे बचाने की कोशिश की। बस, दैट्स इट। कियारा, चेतन गुस्से से उस पर चिल्लाता है और उसे जोर से एक तमाचा जड़ देता है। ये क्या बेहूदगी है? कियारा दुगने गुस्से से चिल्लाती है। अपने हाथों को काबू में रख अमीरजादे। हाथ मेरे भी हैं। अगर मुझे आंखें दिखाई ना तो मैं भी परहेज नहीं रखूंगी। सच्चाई तो यह है कि तुम एक इम्पोर्टेंट नपुंसक हो और तुमने मेरा इस्तेमाल किया है अपनी इस कमजोरी को छुपाने के लिए। यह तू क्या बक रही है लड़की? सुरेंद्र जोर से बोले। हाँ, सच्चाई कहाँ गले से नीचे उतरेगी अब? आप सब लोगों के पूछो न इस नपुंसक से 15 दिनों की इस शादी में इसने अपने पति होने का फर्ज एक बार भी अदा किया हो? एक बार भी उसने अपना पति धर्म निभाया हो? पूछो इससे कि मेरे करीब क्यों नहीं आया आज तक। इसके पास इसके अलावा कोई दूसरी वजह हो तो पूछो। चेतन, यह लड़की क्या कह रही है? क्या तुम दोनों में अब तक? डैड, यह सच है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा चेतन बताने लगा। बस कर तू नालायक। इतने सालों से तू यह राज हम सबसे छुपाता आया। अपने बाप से ऐसी बात थी तो शादी से पहले क्यों नहीं बताया तुमने? उनके घर का चापलूस नौकर घर की इस वारदात को अपने दिमाग में तह तह दर तह लगा रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था कि जैसे बरसों से खोज रहे खजाने की चाबी मिल गई हो। तो यही कारण था तुम्हारा अचानक सिंगापुर जाने का? मुझे पता चल गया था कि कोई ज़रूरी मीटिंग थी ही नहीं वहाँ। डैड, आप एक बार मेरी। तू बस चुप कर। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहूँगा अगर बाहर किसी को पता चल गया तो। और आप क्या समझते हैं इस बात को छुपाए रखोगे? कियारा चेतन की ओर घूरते हुए। इस थप्पड़ की कीमत तुम्हें बहुत भारी चुकानी पड़ेगी मिस्टर इम्पोर्टेंट। उन सब की बातों से चेतन और अधिक गुस्सा आ रहा था। कियारा अपने कमरे में चली जाती है और बैग निकालकर अपने कपड़े भरने लगती है। सुरेंद्र भी गुस्सा होकर अपने रूम में चले जाते हैं। भैया भैया, मुझे माफ़ कर दो। सुमित मगरमच्छ के आंसू बहाता। देखिए, मैं आपको सब कुछ समझा सकता हूँ। बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है, रो मत। सृष्टि सुमित को चुप कराते हुए बोली। तुमने हमसे इतना बड़ा राज छुपाया चेतन। ताउम्र देखो सुमित कितना दुखी है। क्या मॉम, आप भी मुझे ही? निराशाजनक स्थिति में चेतन वहां से चला जाता है और ऊपर छत पर जाकर झूले पर लेट जाता है। सृष्टि सुमित से कहती है, तेरी कोई गलती नहीं है मेरे लाल। नहीं मॉम, मैंने भैया का दिल दुखा दिया है। वह ऐसे ही ड्रामा करता रहता है और जानबूझकर अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। मॉम, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। बेटा रुक तो सही।
सृष्टि कियारा के रूम की ओर घूरती है, फिर अपने कमरे में चली जाती है। कियारा बैग में अपने कपड़े, जेवर और आज तक के इकट्ठा किए गए सारे पैसे बैग में भरती है और निकल पड़ती है। रात में ही उपाध्याय हाउस के गेट से बाहर, उफ, पिंजरे से बाहर निकलने का मौका मिल गया। कियारा बुदबुदाई और बाहर निकलकर वह अपनी एक सहेली को फ़ोन करती, हेलो यार रीना, कहाँ है तू? अच्छा सुन, पार्टी का प्रोग्राम क्या है आज तेरा, ठीक है? फिर मैं तेरे पास आ रही हूँ। हाँ हाँ, इस वक्त आकर बताती हूँ, पार्टी करने अभी मत जाना, बस पहुँची आधे घंटे तक। वह लिफ्ट लेती है और अपनी सहेली रीना के घर चली जाती है। इधर कुछ देर के बाद सुमित ऊपर छत पर जाता है चेतन से बात करने। चेतन इस वक्त मानसिक रूप से बहुत तनाव में था। वह झूले पर लेटा लेटा उसके जीवन में आए उतार चढ़ाव को देखकर बड़ा ही व्यथित हो रहा था। उसे तड़प सी हो रही थी कि मैं आजीवन सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए जीता रहा और अपनी सारी खुशियाँ, सारी इच्छाएं ताउम्र उनकी ही खुशियों और इच्छाओं पर ही कुर्बान करता रहा, और मेरे उसी परिवार को ही आज मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। उसे जीवन की असलियत जानकर बहुत पीड़ा अनुभव हो रही थी। ऊपर आकर सुमित रोनी सूरत लेते हुए चेतन के पैरों में गिर जाता है। भैया मुझे माफ़ कर दो भैया, प्लीज़, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। आप मुझे मारो, तुम जाओ सुमित यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम लोगों की कोई गलती ही नहीं है, सारी गलती मेरी है, जाओ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। भैया ऐसा मत बोलो, आपकी नाराज़गी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। वह तो भाभी ने आज मुझे आपके बारे में बताया, तो मैंने सोचा कि अगर किसी को आपकी यह बात पता चल जाए तो आपकी बहुत बदनामी होगी, और वो कियारा भी बाहर जाकर सबके आगे ढिंढोरा पीटने वाली थी। बस इसीलिए मैंने यह गुनाह किया, ताकि हमारे घर और आपकी इज्जत बची रहे। तुम सबको मुझसे ज़्यादा उस लड़की की बातों पर विश्वास है। भैया नहीं, ऐसा मत बोलो। मैं समझता हूँ आपको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है। चलिए नीचे चलिए, अपने रूम में। वह चली गई यहाँ से। चेतन कुछ नहीं बोलता है, उससे कुछ कहे नहीं बनता है, और वह गुस्से में सुमित का झटक कर नीचे आ जाता है और खुद को रूम के अंदर लॉक कर देता है। सुरेंद्र भी बहुत गुस्से में है। इस लड़के ने तो नाक ही कटवा दी मेरी। मेरे जानकारों को पता चल गई यह बात तो मेरी तो इज्जत ही नहीं बचेगी, न ही समाज में और न ही बिजनेस में। लोग तो मौका ही ढूंढ रहे थे मेरे चढ़ते बिजनेस को, नींव को गिराने का। सैकड़ों दुश्मन इकट्ठा हो रखे हैं मेरे खिलाफ। तुम करती हो क्या घर में सारा दिन? तुम्हें इतना ही नहीं पता कि तुम्हारी नाक के नीचे क्या हो रहा है? जब अपने ही राज दिल में दबाए रखें सालों तक, तो क्या कीजिएगा? सृष्टि ने जवाब दिया। वैसे मुझे शक तो पहले से ही था कि चेतन अपने मन में कुछ न कुछ छिपाए जरूर है, पर यह बात होगी यह तो मैंने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। अब ये सब छोड़ो, प्रेजेंट की सोचो। सोचो वो लड़की कहाँ कहाँ जाकर अनाउंसमेंट करेगी इस बात की, धमकी जो देकर गई है। अजी धमकी का डर किसको है? वह क्या बंध गई है हमारे गले? छोड़ देंगे। आप प्रवीण, इनका वकील को बुलाइए और डिवोर्स के पेपर तैयार करवाइए। अच्छा, और कारण क्या देंगे डिवोर्स का? और रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे इन 15 दिनों की शादी का अंत का? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मुझे पता है कि कैसे इन जैसे दौलत के प्यासे चीचड़ से पीछा छुड़ाया जाता है। इन जैसे लोग सिर्फ पैसों के भूखे होते हैं, पैसों से मुंह बंद करवा देंगे और कानून मन मर्जी का लिख देंगे। अगर फिर भी घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। घी को ही गर्म कर लेंगे, चित भी और पट भी अपनी। ये क्या अपनी डफली अपना राग अलाप कर रही हो? कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। आप तो बस सो ही जाइए टेंशन फ्री होकर। वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। वह क्या इल्ज़ाम लगाएगी हम पर? हम ही इस हालत में टेंशन फ्री हो जाऊं? कमाल करती हो तुम। ठीक है, मैं सोती हूँ, तुम टेंशन का टोकरा सिर पर लेकर बैठे रहो रात भर। और सृष्टि लाइट बंद कर चादर तान कर सो जाती है। उधर कियारा अपनी सहेली रीना के घर पहुंचती है। कैट यार, बड़ी अजीब है तू। तेरे सोने वाले पिंजरे वाले ने इस घास फूस की झोपड़ी में कैसे आने दिया तुझको? वह भी अब इस समय? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी। पहले ये बता, पार्टी का इंतजाम कहाँ है? खुशी जाहिर करते हुए, बहुत दिनों के बाद जन्नत में आई हूँ। हाँ हाँ, एक 5 स्टार होटल में। चल चलते हैं, तुम्हारा ही वेट कर रही थी। बस 5 मिनट रुक जा, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। क्यारा दोबारा अपने पुराने रूटीन पर लौट आती है। वह मायके वापस लौटने के बजाय तैयार होकर यहीं से एक 5 स्टार होटल में जाती है। पार्टी करती है और दारू पीती है, डांस करती है। टेंशन नाम की चिड़िया उसके आसपास भी कहीं नहीं फुदक रही थी। इतना सब हो जाने के बाद भी कियारा दारू के नशे में झूमते हुए नाच रही थी। वाह, मस्त लाइफ। इधर उपाध्याय निवास में
उनके चापलूस नौकर को अब पचन हो रही थी। अपनी चापलूसी वाली सभी शाखाओं को पानी देता है, मतलब चेतन की नपुंसकता वाली बात उससे रिलेटेड सभी खबरियों तक फैला देता है। बहुत पते की बात है, सुनो। वो अपने चेतन जी है ना, ऐसे ही वो कई बंदों को फोन लगाकर चेतन वाली बात की वॉमिटिंग कर रहा है। सुबह होते ही यह बात उपाध्याय फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों तक आग की तरह फैल गई। सुबह 10 बजे का समय, रीना का घर। कियारा अपने मायके लौटने के लिए तैयार हो रही है। वह शरीफ और दयनीय लड़की बना देने वाला मेकअप कर रही है। यार कैट, तुम्हारी बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि तेरे साथ गलत हुआ। चेतन जीजू को तुम्हें तमाचा नहीं मारना चाहिए था। रीना बोली। ए चुप कर तू, वो कोई तेरे जीजू वीजू नहीं है। अब सुन, मेरे साथ कोई बुरा नहीं हुआ, कोई बेचारी बेचारी नहीं हूँ मैं, समझी? बेचारो तो अब उन लोगों को बनाने वाली हूँ मैं। क्या करेगी तू? बस देखती जा, कहकर कियारा नाचने लगती है। इधर चेतन आज बहुत उदास है। सुबह के 10 बज चुके थे। वह अभी अपने घर पर ही है। किसी ने उससे नहीं पूछा अब तक। सुरेंद्र और सृष्टि भी उससे नाराज हैं, जैसे कि उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। तन्हाई में हार कर चेतन ने ऑफिस जाने का डिसीजन लिया और वह अपनी गाड़ी से ऑफिस के लिए निकल गया। उधर अपना सामान लेकर कियारा अपने पिता के घर पहुंचती है। इस वक्त सिर्फ मीनल ही घर पर थी। घनश्याम अपने समाचार पत्र के लिए कार्यालय जा चुके थे और करिश्मा अपने बिजनेस पर गई हुई थी, जिस बिजनेस का आप सबको पहले से ही पता है। मीनल इस वक्त अपने कमरे में थी, कोई बुक रीड कर रही थी। कियारा को देखकर वह चौंक जाती है। कियारा, तू इस वक्त अकेले, इस समय, वो भी इस हालत में? मीनल ने उठ खड़ी होती है और सहम कर पूछती है, सब ठीक है ना? तू ठीक तो है ना कियारा? क्या हुआ तुमको? कियारा बेड पर बैठते हुए, हाँ भाई ठीक हूँ, खुली हवा में सांस ले रही हूँ। मतलब यार मुझे घबराहट हो रही है। हाँ होगी तो तुझे तो घबराहट। हंसते हुए, तुम्हारा कमरा दोबारा शेयर करने जो आ गई मैं। नहीं, मैंने अभी तक इस कमरे को अपना खुद अकेली का कमरा नहीं माना है। इसमें रखी तुम्हारी चीज़ें ज्यों की त्यों हैं। तुम साफ साफ बताकर क्या हुआ वहाँ? तू ऐसे अचानक क्यों? अपने ही घर में नहीं आ सकती क्या मैं? नहीं, मतलब आ सकती हैं, पर शादी के बाद। इस तरह से चेतन जी साथ नहीं आए, नाम मतलब मेरे सामने उस हरामजादे का। यह तू कैसे बोल रही है कियारा? मीनल चीखी। तू बता, क्या बात हुई है वहाँ पर? ठीक है, बताती हूँ। तू कहाँ मुझे चैन से बैठने देगी? और कियारा मीनल को उपाध्याय निवास वाली सारी बात पॉइंट टू पॉइंट बता देती है। क्या? मीनल चौंकते हुए, तूने सुमित के साथ? और क्या करती? वो नामर्द मुझे इग्नोर करता है रहे और मैं एक कमरे में पड़ी सड़ती रहूं? मेरी अपनी भी लाइफ है भाई। और क्या चेतन जी सच में ही वैसे हैं? मीनल हकलाई। कियारा जोर से हंसने लगती है, जिससे मीनल और ज़्यादा सहम जाती है। तू पहेलियाँ क्यों बुझा रही है मेरी बहना? बुद्धू है तू बिल्कुल। लड़कों की पहचान करना नहीं आता तुझको। वो नहीं है ऐसा, पर मुझे थप्पड़ मारने का उसे क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा उसे शायद मालूम नहीं अभी। वो मीनल के कुम्हलाए चेहरे को देखकर जोर जोर से हंसती रहती है। वैसे तो मीनल कियारा की आज तक सभी बातों की गलतियों पर पर्दा डालती आई है। उसके आज तक के सभी राज, उसके द्वारा मासूमों के साथ किए गए खिलवाड़ पर भी कुछ नहीं बोली अब कभी। पर चेतन के साथ किए गए कियारा के इस दुष्कर्म व्यवहार के कारण मीनल के अंदर एक बिजली सी प्रज्वलित हो जाती है और जो माँ दुर्गा के रूप में बदल जाती है। मीनल हंसने में मग्न कियारा के गाल पर खींचकर एक चांटा रसीद कर देती है, जिससे कियारा बेड पर एक ओर जा पड़ती है। मीनल का कहना जारी है, चेतन जैसे नेक दिल इंसान के माथे पर ऐसा घिनौना कलंक लगा दिया तूने। लानत है तुम पर कियारा। मैं आज तक तुम्हारी हर बात में साथ देती आई हूँ, लेकिन अब और नहीं। कियारा के कानों में सीटी सी आवाज का सन्नाटा गूंजने लगा थप्पड़ की वजह से। कियारा को मीनल से कभी भी इस तरह से बर्ताव अपेक्षा तक नहीं की थी। वो उसे हमेशा दबाती आई है, तो उसे जहन में यही फिट था कि वो सदा उसके अनुसार ही चलेगी। उसके अंदर क्रोध की अग्नि भड़क उठी। वह गुस्से में उठी और मीनल के बाल खींचकर पलटकर उसे 2 चांटे जड़ देती है। मेरे बाप के टुकड़ों पर पलने वाली कुतिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तेरी वजह से आज मेरी गृहस्थी खराब हुई है। तू ही है थप्पड़ों के लायक।
मीनल रोते हुए कहती है, तेरी गृहस्थी मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी खुद के गलत रवैये के कारण हुई है। हाँ हाँ, भोली बनने का नाटक करेगी अब तो तू। तूने ही मुझसे छीना है चेतन को। मैंने उसके बटुए में तुम्हारी फोटो देखी है। बता, तुम्हारा उसके साथ क्या चक्कर है? क्या गुल खिला रही हो मेरे पीठ पीछे मेरे पति के साथ? यह हमारे स्कूल टाइम की कोई ड्रेस या कंपास बॉक्स नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। शायद मीनल के चेतन के प्रति प्रेम ने उसको कियारा के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दे दी थी। इसी कारण अब दोनों बहनों के प्रेम के बीच दरार पड़ गई। कियारा के मुंह से यह बात सुनकर मीनल स्तब्ध खड़ी हो जाती है, फिर आराम से बोलती है, यह क्या बक रही है तू? और नहीं तो क्या, तुमको लगा कि मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? मैं सब जानती हूँ। बड़ी सती सावित्री बनने का नाटक करती है और अंदर से डायन निकली तू। आने दो अभी मम्मी पापा को, फिर देखना तुझे कैसे घर से बाहर निकलवाती हूँ। एक मेरी वजह से ही तो इस घर में टिकी हुई है, वरना अब तक की तो कहीं दफा मुझे थप्पड़ मारने वालों का अंजाम बहुत बुरा हुआ हो करता है। कियारा बहुत गाली देती रहती है मीनल को। मुझे थप्पड़ मारने वालों का अंजाम बहुत बुरा होता है, कियारा ने धमकी दी। मीनल बेचारी खड़ी खड़ी रो रही है। इधर चेतन ऑफिस पहुंचता है। उसके सभी कलीग्स खड़े होकर उसे औपचारिक रूप से गुड मॉर्निंग बोलते हैं और उसे देखकर खिसियानी हंस रहे थे। चेतन को देखकर उसकी कलीग मीना अपनी एक सहकर्मी से फुसफुसाती है, मैं भी सोच रही इतनी लिफ्ट देती हूँ रोज, तब भी इसका मन नहीं पिघलता। मुझे क्या पता था कि ये टाय फिश है, कहकर वे दोनों खुसुर फुसुर हंसती हैं। चेतन इस मामले को भांप लेता है और अधिक मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और वह अंदर अपने केबिन में जाकर बैठ जाता है। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। उसकी आंखों के आगे जैसे अंधेरा छा रहा होता है। उसे कुछ फील नहीं हो रहा होता है। बस मायूस दिल से ऑफिस से बाहर निकल जाता है और विचारों में खोया पैदल पैदल ही फैक्ट्री के पीछे कुछ दूरी पर ही बने ब्रिज पर जाकर खड़ा हो जाता है। वह अपने आप को मानसिक रूप से बहुत कमजोर पाता है और ब्रिज की ऊंचाई से खड़ा होकर पानी की गहराई को निहार रहा होता है। उसे अपना जीवन अंधकार में नजर आता है। कभी कभी जिंदगी इतनी दुखी नहीं करती कि मरने की जी चाहे, पर कभी कभी अपना इतना दुख देते हैं कि जीने को दिल नहीं करता। तभी वहां से एक ऑटो गुजरता है। उस ऑटो में मीनल की एक सहेली कृतिका बैठी हुई थी। वह चलते चलते ऑटो से चेतन को देखती है और उसे कुछ अजीब लगता है। वह तुरंत मीनल को फ़ोन लगाती है। मीनल इस समय बहुत उदास है। कियारा के साथ हुए झगड़े के कारण उदास मन से वो फ़ोन उठाती है और हाँ हाँ कृतिका, कियारा ठीक तो है ना मीनल? क्यों यार, ये तेरे जीजाजी चेतन उपाध्याय यहाँ खिलजी रोड ब्रिज पर खड़े हैं, ऐसे ही बिना किसी गाड़ी के, बिना किसी अन्य व्यक्ति के। थोड़ा अजीब लगा मुझे, इसीलिए पूछा। क्या तू कहाँ है इस वक्त? मैं ऑटो में हूँ, उस जगह से निकल आई हूँ। हे देवी मैया, कृतिका तू अभी के अभी ऑटो मुड़वाकर वापस पुल पर जा और चेतन जी को रोक। वो बहुत अपसेट होंगे, जरूर कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। क्यों, क्या हुआ? यह लंबी कहानी है, बाद में बता दूंगी, पहले तू जा जल्दी और उसे रोक, मैं कुछ करती हूँ। कृतिका ऑटो मुड़वा कर वापस ब्रिज पर जाती है। मीनल इधर सुरेंद्र को फ़ोन लगाती है। हाँ जी, कौन? देखिए, मैं कौन हूँ यह पूछने का समय नहीं है। आप अभी के अभी फैक्ट्री के पीछे वाले ब्रिज पर जाइए और अपने बेटे चेतन को रोकिए। क्यों, क्या हुआ चेतन को? और कौन हो तुम? हेलो हेलो। मीनल फ़ोन काट देती है और फटाफट वह ब्रिज की ओर रवाना होती है। चेतन के मामले में उसे किसी की परवाह नहीं होती है। जब तक कृतिका ब्रिज तक वापस पहुंचती है, चेतन ब्रिज की गहराई में छलांग लगा देता है। कृतिका सहम जाती है और वो ऑटो चालक चीख चीख कर वहां से गुजरने वाले लोगों से सहायता मांगते हैं कि एक व्यक्ति ब्रिज की गहराई में कूद गया है, कृपया उसे कोई बचाइए। वहां सुरेंद्र भी गाड़ी से पहुंच जाते हैं अपने कुछ वर्कर के साथ। वो कृतिका से पूछता है, क्या तुम ही थी जिसने फ़ोन किया था मुझे? कृतिका उनको सारा माजरा बता देती है। सुरेंद्र सहम जाते हैं। वहां व्यक्तियों की भीड़ जमने लगती है। सभी चेतन को डूबते देख रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे गहरे पानी में कूदकर उसे बचा ले। सुरेंद्र मदद की गुहार लगा रहे थे। उसके साथ आए दिनेश ने गोताखोरों को फ़ोन लगाया। कुछ देर के बाद ही गोताखोर वहां पहुंच जाते हैं और बड़ी जहदोजहद के साथ चेतन को पानी की गहराई से बाहर निकाल लाते हैं।
चेतन के पेट में काफ़ी पानी चला गया था। उसे तुरंत एम्बुलेंस से नज़दीक के सिटी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उसके जाने के बाद मीनल वहाँ पहुँचती है तो वहाँ दिनेश और कृतिका को खड़ा देखती है और उससे सारी बात पूछती है। दिनेश उससे पूछता है कि तुम मीनल ही हो ना? हो तुम मुझे कैसे जानते हो? चेतन के जरिए। मतलब चेतन के पास तुम्हारी फ़ोटो देखी थी। वो तुमको बहुत चाहता था है क्या? हाँ, शायद तुम्हारी प्रीत के कारण ही वह कियारा को पत्नी के रूप में अपना नहीं पाया और ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी कि वह तुमको सरेआम मांग लेता। यह सुनने के बाद तो मीनल को रोज रोआ ही खिल गया। वह कियारा के लगाए गए इल्जाम के कारण समाज में उनकी खिल्ली उड़ रही थी और अब लग रहा था कि उससे ही परेशान होकर उसने यह कठोर कदम उठा लिया होगा। कहाँ है ये? कैसे हैं? पूछिए जल्दी, मेरा दिल घबरा रहा है। ठीक है, मैं पूछता हूँ फ़ोन करके। दिनेश हॉस्पिटल में सुरेंद्र को फ़ोन लगाता है। हाँ अंकल। नहीं नहीं, आप टेंशन ना लें। क्या डेंजर जोन से बाहर है? शुक्र है। वो दूर जाकर कुछ देर फ़ोन पर बात करता है और फिर मीनल और कृतिका के पास वापस आता है। देखिए मीनल जी, वो अभी खतरे से बाहर है। पेट से पानी निकाल दिया गया है। सिटी हॉस्पिटल में ही है। मीनल खुश हो जाती है। उसका मुखमंडल प्रसन्नता से लहराता रहा था। कृतिका उससे कुछ कह रही थी पर मीनल को अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वह कृतिका के साथ ऑटो में बैठकर वापस घर की ओर रवाना होती है। ऑटो में बैठी कृतिका उसे बोल रही होती है, यार ये कियारा ने ठीक नहीं किया। अच्छी लड़की नहीं है वो। उसकी नज़रों में किसी की जान की कोई कीमत ही नहीं है। मीनल को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इस समय वह चेतन के प्रति उसके प्रेम की अपार खुशी से मदहोश हुए जा रही थी। उसके मन में तरंगे हिलोरे भर रही थी। हम तेरे बिन अब नहीं रह सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी ज़िंदगी, अब तुम ही हो। इधर सांचौर गांव में दिवाकर दुबे जी अपने घर में हैं। वे एक कमरे में कुछ खोज रहे थे कि उनकी स्मृति की एक डायरी हाथ लग जाती है। वह उसे पढ़ लेते हैं और वे स्मृति के चेतन के प्रति प्रेम के बारे में सब जान लेते हैं। यह सब पढ़कर तो चौंक ही जाते हैं। तभी स्मृति वहाँ आ जाती है और अपने पिता के हाथ में अपनी शायरी वाली डायरी देखती है। वह तुरंत उसको झपट लेती है और कहती है, ऐसी किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना अच्छी बात नहीं है पापा। बेटे तू यह क्या मन में छुपाई है? हमारी हैसियत उनके लोगों के काबिल नहीं है और अब चेतन की शादी भी हो चुकी है। जानती हूँ पापा, अपनी हैसियत का पता है, तभी तो कुछ नहीं कर पाई। दिवाकर उसके सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, उसे भूल जा बेटी, मैं तेरे लिए अच्छा वर्क खोजने की कोशिश करूँगा। और कमरे से बाहर निकल जाते हैं। तभी उसके पास सुरेंद्र का फ़ोन आता है और वे उसके चेतन की सुसाइड करने वाली बात बताते हैं। क्या? कैसे? क्यों? कब हुआ यह सब? बस तू आ जा यार मेरे पास, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा दुख दर्द तू ही बांट सकता है। यहाँ आ जा तू। पहुँचने पर तुझे सब बताता हूँ। ठीक है, मैं अभी रवाना होता हूँ। इधर मीनल घर पहुँचती है और अपने सारे कपड़े, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और इम्पोर्टेंट सामान को एक बैग में भरने लगती है। वह एक पत्र लिखती है अपने ताऊ घनश्याम जी के नाम और उसी घनश्याम के कमरे में जाकर उसके ज़रूरी दस्तावेज़ों में छुपा आती है। वह अपने छोटे से मंदिर में से 2 छोटी-छोटी फ़ोटो निकालती है जो उसके माता-पिता की है और दुर्गा माता की एक मूर्ति भी माथे से लगाकर अपने बैग में रखती है। क्या करने जा रही है मीनल? लगता है उसके मन में कोई योजना है। कियारा मीनल की क्रियाकलापों को देखकर मन ही मन बुदबुदाती है। मुझे माफ़ कर देना ताऊ जी। मुझे पता है जो मैं करने जा रही हूँ उसके बाद आप मुझसे बिल्कुल ही नाराज़ हो जाएंगे। शायद मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करें, पर इंसानियत के नाते यह ज़रूरी है। अपनी व्यथा मैंने एक पत्र में लिख दी है, उसे ज़रूर पढ़ना। आशा रखती हूँ कि आप इसे पढ़ने के बाद मुझे समझ पाएंगे। मुझे पता है यहाँ मेरी बात का अब कोई यकीन नहीं करेगा। मीनल मन ही मन कह रही होती है। वह अपना बैग लेकर चल पड़ती है। कियारा उसे देखती है और मन में सोचती है, यह क्या कर रही है पागल। अब मम्मी पापा के आगे कोई मनगढ़ंत कहानी सुनानी पड़ेगी। चलो अच्छा है निकल जाए, मेरा भी आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। मीनल कियारा की ओर देखती है और बोलती है, तुम ठीक कहती थी कियारा, मैं इस घर में तुम्हारी वजह से ही थी। अब तुम ही जब मेरी नहीं रही तो यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बचता।
अलविदा। मीनल बाहर निकलकर एक बार और त्रिपाठी निवास को निहारती है और हाथों में बैग और आंखों में आंसू लिए सिटी हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ती है। हॉस्पिटल का दृश्य। चेतन बिस्तर पर है। उसे होश आ चुका है। उसके पास बैठी सृष्टि रोने की एक्टिंग कर रही है। बेटा, तुमको पहले बता देना चाहिए था। अब करनी भी जैसी कैसी भी है, जिंदगी जीनी ही तो पड़ेगी ही। फिर वही बात सुनकर चेतन दोबारा नर्वस हो जाता है। मीनल उस वार्ड में पहुंचती है और उसे देखकर सृष्टि चौंक जाती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी नालायक बहन नाक कटवा गई हमारी। उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है अब। और जब तुम्हारी बहन से ही कोई रिश्ता नहीं रहा तो हमसे, तो तुम्हारे यहाँ आने का यहाँ क्या मतलब? देखिए, मैं आपसे लड़ने नहीं आई हूँ। मैं आपको एक राज की बात बताने आई हूँ। यह सुनकर आप सबकी चेतन के प्रति गलतफहमी दूर हो जाएगी। चेतन नपुंसक नहीं है। मीनल और चेतन एक दूसरे की ओर देखते हैं। अच्छा, तू ज़्यादा जानती है हमें, इसे हमसे भी? तूने इस्तेमाल करके देखा है क्या इसको? चेतन भी मीनल को आश्चर्य से देखने लगता है। एक तो उसके वहां पहुंचने के कारण, दूसरा उसकी अजीब बात के कारण। जी हाँ, पिछले 3 महीने से हम रिलेशनशिप में हैं। जब से इनका रिश्ता कियारा से तय हुआ था, मैं प्रेग्नेंट हूँ। चेतन का बच्चा मेरे पेट में है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। यकीन नहीं होता तो पूछ लो आप चेतन से। यह सुनते ही चेतन एक झटके के साथ चौंक कर बैठ जाता है। आगे की कहानी अगले भाग में। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगेगी तभी मैं अगला पार्ट अपलोड करूँगी, नहीं तो मैं न्यू स्टोरी स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि ये कहानी काफ़ी दिन हो गया और मैं बीच में अपलोड नहीं कर पाई थी, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। जिनको अगर अच्छी लगी तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी।